So good evening class. Today we will discuss glycolysis. What is the meaning of glycolysis and how can work in our body in cell, and what is the differentiation of Krebs cycle link reaction and glycolysis. तो इसमें ग्लाइकोलिसिस होता क्या है? सबसे पहले ये जो साइंटिस्ट थे, 3 साइंटिस्ट थे, एम्बेडन, मेयर ऑफ पार्नाज, एम्बेडन, मेयर ऑफ पार्नाज, तो ईएमपी साइकिल भी इसको बोला जाता है। तो ग्लाइकोलिसिस का मतलब ये है कि ग्लाइकोज प्लस लाइसिस, तो ये वर्ड जो बना है हमारा ग्लाइकोज से बना है, और ग्लाइकोज मीन्स ग्लूकोज मीन्स शुगर, और दूसरा है इसमें हमारा लाइसिस। लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। ओके, तो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करते हैं हम इसमें, और जो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करते हैं ये क्या है हमारा, ये ऑक्सीडेटिव हमारा सबस्ट्रेट है। ऑक्सीडेटिव सबस्ट्रेट क्या होगा, जो कि हमारा एंटर कर सकता है किसी भी साइकिल के अंदर, जिससे कि एनर्जी का प्रोडक्शन हो सके, एनर्जी का फॉर्मेशन हो सके। एनर्जी किस फॉर्म में होती है, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, बात नहीं करेगा कोई, शांति चुपचाप सुनो। तो यहाँ पर जो है ये अपना, आप डिस्टर्ब कर देते हो, बोलते हो बीच में, बात नहीं करना है नितिन। तो देखो ये एटीपी की फॉर्म में क्या होगा, एटीपी एनएडीएच की फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, ऑक्सीडेशन होता है। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा इस ग्लाइकोलिसिस में स्टेप बाय स्टेप। तो स्टेप बाय स्टेप से ध्यान आता है कि ये जो ब्रेकडाउन है ग्लूकोज का पायरुविक एसिड में, ये स्टेप बाय स्टेप हमारा ब्रेकडाउन होगा। इसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। लेकिन अगर बात करें ग्लाइकोलाइसिस एरोबिक की बात करें, अगर वो बोलने लगे ग्लाइकोलाइसिस एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हो जाती है। और जो नीट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो कैसे पूछा जाता है, एटीपी से पूछा जाता है कि नंबर ऑफ एटीपी इन एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस क्या होगा, नंबर ऑफ एटीपी इन ग्लाइकोलाइसिस क्या होगा, और नंबर ऑफ एटीपी इन एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस क्या होगा। तो ये तीनों जो मैंने अभी सेंटेंस बोले, आपको लाइन बोली, ये बिल्कुल डिफरेंट है। तो मैं आपको इसका आंसर एंड में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कैसे इसका आंसर आ सकता है। सबसे पहले बात करते हैं हम एम्बेडन मेयर ऑफ पाथवे, ईएमपी पाथवे की। तो इसको क्या बोलेंगे हम, ईएमपी पाथवे, ईएमपी। तो 3 साइंटिस्ट के नाम पर इसका नाम रखा गया एम्बेडन मेयर ऑफ पाथवे। देखो, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ कॉमन चीज़ें होंगी वो मैं आपको बताना चाहूँगा। इसमें से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, जो कि आपको अच्छे से, ये काफ़ी लोग इस बच्चे से डर जाते हैं, बड़ा टिपिकल और टफ देख करके कि कैसे रटा जाए। रटना नहीं है, इसको समझ के इसको लर्न करना है अच्छे से, आप कभी ये भूलेंगे नहीं फिर बिल्कुल भी। अब देखो ग्लाइकोलिसिस में होता क्या है, जो ग्लूकोज है उसका ब्रेक डाउन होता है। ग्लूकोज पहले कन्वर्ट होता है हमारा, सुक्रोज का ब्रेक डाउन पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल है। सुक्रोज जो है हमारा, जैसे प्लांट में क्या होता है, अगर रूट को फूड चाहिए तो ग्लूकोज नहीं जा करके सुक्रोज ट्रांसपोर्ट होगा रूट के अंदर, तो जो सुक्रोज का फिर ब्रेक डाउन होगा, सुक्रोज जो है ब्रेक डाउन होगा किसमें, इन्वर्टेड एंजाइम के हेल्प से, और सुक्रोज टूटेगा ग्लूकोज में, फ्रक्टोज में। तो ग्लूकोज फ्रक्टोज क्या है, एक दूसरे के आइसोमेरिज्म है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है। लेकिन जो ये कन्वर्जन हो रहा है, ये हमारा इमिटर रोटेशन हो रहा है, जो कि सुक्रोज को कन्वर्ट कर रहा है हमारे ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, ठीक है। तो वो मैंने आपको बायोमोलिकुलर चैप्टर में एक्सप्लेन किया था। तो यहाँ पर अब बात कर रहे हैं अभी फिलहाल ग्लूकोज के ब्रेक डाउन की। तो जो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन है हमारा, ये जो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन है, ये किस में कन्वर्ट होगा हमारा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा। देख रहे हो आप यहाँ पर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब ये होता क्या है, जो ग्लूकोज है हमारा हेक्सोज शुगर है, ठीक है। ग्लूकोज के स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ, ग्लूकोज 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होता है। कैसा होता है, 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, ठीक है। तो पहले वाले पे क्या होता है हमारा, एल्डिहाइड ग्रुप होता है, CHO ग्रुप। बाकी में हमारे क्या होता है, OHH 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 लगे होते हैं यहाँ पर। और लास्ट में क्या होगा, CH2OH यहाँ पर आ जाएगा। तो देख रहे हो आप, ये क्या चीज़ है, ये एक एल्डिहाइड ग्रुप है। लेकिन ये जो ग्लूकोज है या फ्रक्टोज है, अब ये ग्लूकोज एक एल्डिहाइडिक शुगर है, लेकिन ये एल्डिहाइडिक शुगर के साथ में ये फ्रक्टोज, मतलब कि कीटोनिक शुगर में भी कन्वर्जन इसका पॉसिबल है ना। तो ग्लूकोज कन्वर्ट हो सकता है एल्डोज में भी और कीटोन शुगर के अंदर भी। तो ये भी 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, इसका यहाँ पर ब्रेक डाउन भी होगा। आगे के स्टेप में आप देखोगे ये बीच में से ब्रेक हो जाएगा यहाँ से। तो ये जो बीच में बनेंगे 3 कार्बन का इस तरफ और 3 कार्बन का इस तरफ, ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा ये, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसमें क्या देख रहे हैं, यहाँ पर पहले ग्लूकोज हमारा क्या है, 6 फॉस्फेट, एक फ्यूरन फॉर्म है ये, ठीक है। अब ये पायरन में कन्वर्ट होगी है, फ्यूरन पायरन में कन्वर्ट होगी है,
फास्फोफ्रक्टो, तो फ्यूरन फॉर्म पायरन में जब कन्वर्ट होगी तो ये पेंटागोनल रिंग फॉर्म में आएगा, जिसमें 5 कार्बन होंगे। एक ऊपर की तरफ क्या होगा, आपने फ्यूरन और पायरन फॉर्म को आप देख सकते हो, मैंने आपको एक्सप्लेन पहले कर दिया था, तो इस पर हम बात नहीं करेंगे। तो जो हेक्सोस शुगर है 6 कार्बन का, इसमें जो 6 कार्बन वाला 6 कार्बन है उसमें क्या चला जाएगा, फॉस्फेट ग्रुप आकर के अटैच हो जाता है छठे वाले पोजीशन पे। तो यहाँ पर जो ये ग्लूकोज है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 6 वाले कार्बन पे क्या जाएगा, फॉस्फेट ग्रुप आकर के यहाँ पर ये अटैच हो जाएगा। 6 कार्बन के ऊपर ग्लूकोज के फॉस्फेट ग्रुप आकर के अटैच हो जाएगा। अगर हम बात करें रिंग की, तो ये इस तरह का एक रिंग होता है, ये फ्यूरन रिंग है, ठीक है। थर्ड कार्बन ये है हमारा OH अंदर, H बाहर, HOH और यहाँ पर CH2OH H। तो ये 6 कंपाउंड है, 6 वाला कार्बन ये है हमारा। नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 और ये हमारा 1 2 3 4 5 4 5 6 कार्बन है यहाँ पर, ठीक है, HOH। अब ये देख रहे हो आप 6 कार्बन, इस 6 कार्बन पे क्या अटैच होगा, यहाँ पर आकर के फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो जाएगा। ये यहाँ पर आकर के फॉस्फेट ग्रुप आकर के अटैच हो जाएगा 6 कार्बन पोजीशन पे। तो ये, लेकिन ये अभी हमारी फ्यूरन रिंग है, हमें पायरन रिंग में कन्वर्ट करना होगा उसको। पायरन रिंग कैसी होती है, पायरन रिंग ऐसी होती है एक इस तरीके से, ये पायरन रिंग है। कार्बन 6 होंगे, कार्बन कितने होंगे, 6 ही होंगे, लेकिन रिंग कौन सी होगी, पायरन रिंग होगी। तो 2 रिंग होती है ग्लूकोज की, शुगर की, पायरन फॉर्म और फ्यूरन फॉर्म, फ्यूरनोज या पायरनोज। तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये थर्ड कार्बन होगा हमारा। यहाँ पर OH अंदर आएगा, H बाहर आएगा, ठीक है। बाकी में HOH CH2OH और यहाँ पर आएगा CH2OH इस तरीके से। तो CH2OH CH2OH तो ये हमारे कौन सी होगी, पैरन फॉर्म, ये हमारी फ्यूरन फॉर्म। तो अब इसमें आप क्या देख रहे हैं, 6 वाली पोजीशन पे फॉस्फेट ग्रुप आकर के अटैच हो गया। अब इसका जो कन्वर्जन होगा इसमें होगा 6 फॉस्फेट ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। ये ग्लूकोज से क्या बना है, पहले ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना, ग्लूकोज से बना ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, 6 कार्बन पर फॉस्फेट ग्रुप आकर के अटैच हो गया। उसके बाद में एंजाइम काम कौन सा करेगा, हेक्सोकाइनेज काम करेगा, क्योंकि शुगर कितनी है, 6 कार्बन की है, 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, तो हेक्सो बोलेंगे उसको हम। और बाद में ये एंजाइम जैसे ही पहले इसमें क्या होगा, इन्वेस्टमेंट फेज होगी, एनर्जी का इन्वेस्टमेंट होगा। तो जब एनर्जी का इन्वेस्टमेंट होगा तो ATP का यूज़ होगा। तो पहले ATP जो ट्राईफॉस्फेट है ये ADP में कन्वर्जन होगा। अब इस बॉन्ड के ब्रेक होने से 3 फॉस्फेट ग्रुप अटैच है, 3 फॉस्फेट ग्रुप अटैच है, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट 3 फॉस्फेट ग्रुप अटैच है। जैसे एक फॉस्फेट ग्रुप रिलीज होगा तो ये फॉस्फेट ग्रुप आकर के कहाँ पर अटैच हो जाएगा, 6 वाली पोजीशन पे आकर के कार्बन के अटैच हो जाएगा। नेक्स्ट फिर हमारा कंपाउंड कौन सा बनेगा, 6 फॉस्फेट। लेकिन ये हेक्सोकाइनेज एंजाइम काम जैसे ही जब यहाँ पर भी क्या होगा, ATP आकर के फॉस्फेट ग्रुप आकर के अटैच होगा तो क्या होगा, हमारा ये काइनेज एंजाइम काम करेगा। जैसे एनर्जी का यूज़ होगा, एनर्जी इन्वेस्टमेंट जो फेस होगी, देखो पहले एनर्जी का इन्वेस्टमेंट होता है ना, उसके बाद उसका बेनिफिट लिया जाता है। जैसे बिल्डिंग होती है, कोई कार होती है, पहले उसमें हम सजावट करते हैं ना, उसमें पैसा खर्च करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसके बाद फिर उसका यूज़ करते हैं, उसका यूटिलाइजेशन होता है उसका। तो यहाँ पर भी सेम यही प्रोसेस हो रहा है, पहले इसका एनर्जी का यूज़ हो रहा है, यूज़ होने के बाद में क्या किया हमने, इसमें पहले एनर्जी का यूज़ होगा, है ना। अब देखो इसमें क्वेश्चन कैसे पूछता है एग्जाम के अंदर, एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज़ कौन सी है, कहाँ पर ATP का यूज़ हुआ है, कहाँ पर ATP का फॉर्मेशन हुआ है, और किस स्टेप में NADH का यूज़ हुआ है, एनर्जी का NADH रिलीज़ हुआ है, NADH का इन्वेस्टमेंट ना करके हमें रिसीव हुई है NADH, है ना। NADH बना है, फॉर्मेशन हुआ है NADH का, किस फेज में हुआ है, और इसमें एंजाइम आपको लर्न करने होंगे
इसमें इतना टिपिकल नहीं है, आपको एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा होगा, सिंपल सा है, मैं आपको भी एक्सप्लेन करूँगा। इसमें एंजाइम देखो आपने 3 स्टेप ध्यान रखने हैं, फर्स्ट, थर्ड और 10। जो पहला स्टेप है उसमें ATP का यूज़ हुआ है, थर्ड स्टेप में भी ATP का यूज़ हुआ है। पहले स्टेप में क्या हुआ है, ATP का यूज़ होकर के ADP में कन्वर्जन हुआ है, थर्ड स्टेप में भी ATP का यूज़ होकर ADP में कन्वर्जन हुआ है। तो बीच का सेकंड स्टेप है, वहाँ पर क्या हो रहा है, आइसोमेराइजेशन हो रहा है। तो जैसे आइसोमेराइजेशन होगा तो वहाँ पर क्या होगा, आइसोमेराइजेशन का मतलब क्या है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्जन होगा। तो यहाँ पर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो गया, तो दोनों ग्लूकोज फ्रक्टोज क्या एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। तो यहाँ पर आइसोमेराइजेशन होने के बाद में आइसोमेरेज एंजाइम आएगा। अब जब आइसोमेरेज एंजाइम आएगा तो हम यहाँ पर किसको कन्वर्ट कर रहे हैं, किसमें, हम यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप, तो हमने अटैच पहले से कर दिया था 6 फॉस्फेट पे, ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा है फॉस्फेट में, तो हमने इसको बोल दिया फोस्फोग्लूको आइसोमेरेज। तो फोस्फोग्लूको आइसोमेरेज हो गया, यहाँ पर फोस्फोग्लूको आइसोमेरेज हो गया, यहाँ पर आइसोमेराइजेशन हो गया यहाँ पर। अब जब ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना, ये थर्ड स्टेप है। आपको देखो 3 ही स्टेप पूछेगा एग्जाम में, 3 एंजाइम लर्न करने हैं आपको। पहला एंजाइम है फर्स्ट वाला, उसमें एक्सोकाइनेज एंजाइम आपको लर्न करना है। थर्ड वाला स्टेप है, उसमें आपको एंजाइम लर्न करना है, ये फॉस्फोराइलेशन होगा थर्ड स्टेप में, PFK फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज, PFK लर्न करना है, फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज, ये फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज, ठीक है, फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज थर्ड एंजाइम। एक आपको 10 स्टेप लर्न करना है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ कि पहला तीसरा जो 10वां स्टेप है, 10 स्टेप है, ये हमारे जो होते हैं इरिवर्सिबल स्टेप होते हैं। बाकी जो स्टेप होंगे हमारे वो कैसे होंगे, रिवर्सिबल स्टेप होंगे। मतलब कहने का मेरा ये है, वो रेस्ट फेजेस होंगे, रेस्ट स्टेजेस होंगे, वो हमारे कैसे होंगे, रिवर्सिबल होंगे। और जो फर्स्ट, थर्ड और 10 में हमारा कैसा होगा, वो रिवर्सिबल फेज होंगी। ठीक है, समझ में आपको चीज़। तो एंजाइम लर्न करने हैं, पहले में कौन सा एक्सोकाइनेज, थर्ड वाले में PFK फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज। और जो 10th स्टेप है, 10th स्टेप में क्या होगा, यहाँ पर हमारा देख रहे हो आप, यहाँ पर फोस्फोइनोल पायरुवेट कन्वर्ट किस में होगा, हमारा ये पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होगा। तो फोस्फोइनोल जो पायरुवेट है, जब पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होगा तो वहाँ पर जो होगा ATP का जब फॉर्मेशन होता है तो वहाँ पर भी एंजाइम आएगा, वहाँ पर भी काइनेज एंजाइम आएगा, पायरुवेट काइनेज। क्योंकि पायरुविक एसिड जब पायरुवेट कन्वर्ट हो रहा है पायरुविक एसिड में, फोस्फोइनोल PEP कन्वर्ट हो रहा है पायरुविक एसिड में, तो यहाँ भी पायरुवेट काइनेज आ जाएगा। तो ये 3 एंजाइम आपको लर्न करने हैं केवल, ज़्यादा इसमें ध्यान देने वाली इतना ज़्यादा टिपिकल नहीं है। अब इसमें बात करते हैं हम स्टेप्स की। देखो पहला स्टेप आपने देखा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, दूसरे में क्या किया हमने, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कर दिया, मतलब हेक्सो शुगर में 6 कार्बन पे हमने क्या लगाया, फॉस्फेट ग्रुप अटैच कर दिया। फिर हमने आइसोमेराइजेशन किया, ग्लूकोज से फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर लिया उसको, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। अभी फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट हमारा PFK एंजाइम की हेल्प से यहाँ पर भी थर्ड स्टेप में भी एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज होगी, ATP का यूज़ होगा, एक फॉस्फेट ग्रुप आकर के फिर से अटैच होगा दोनों पोजीशन पे। अभी जो हमारा ये जो फॉर्म थी इस फॉर्म में कन्वर्जन हो गया। अब यहाँ पर भी आकर के क्या हुआ, एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो गया 6 वाली पोजीशन पे, और एक ये फर्स्ट वाला कार्बन है इस पर भी आकर अटैच हो गया आकर के। तो ये फर्स्ट और 6, फर्स्ट और 6, 1 6 बिस बोल दिया, मतलब डाई बिस फॉस्फेट, 1,3 बिस फॉस्फेट है, डाई फॉस्फेट, 2 फॉस्फेट ग्रुप आकर के अटैच हो गए। ठीक है, फिर उनसे पायरन रिंग में, पायरनोज या पायरन रिंग में हमने कन्वर्ट कर दिया ग्लूकोज को, यहाँ पर हमने इसको फ्रक्टोज बोल दिया। ठीक, ग्लूकोज से फ्रक्टोज पॉसिबल है। ठीक है, तो ये हम पढ़ रहे स्टडी हो, इसमें आपको क्लियर हो गया, ये ग्लूकोज से 1,6 बिसफॉस्फेट डाइफॉस्फेट कन्वर्जन हो गया। अब देखो 3 स्टेप हमारे कंप्लीट हो गए, इतना लर्न हुआ आपको। अब 1,6 बिसफॉस्फेट से इसमें फिर से डाइवर्जन होगा, स्प्लिटिंग होगी, एल्डोज एंजाइम काम करेगा, एक बनेगा डाईएफ, एक बनेगा 3 पागल PGAL, आप ऐसे लर्न कर लो, पागल PGAL आप ऐसे लर्न कर लो। PGAL से फिर PGAL से बनेगा BPG, ठीक है, 3 BPG ऐसे कर लो, जैसे लिक्विड पेट्रोलियम गैस है ना LPG, तो BPG कर दो उसको, उसका आगे 3 लगा दो आप, 3 BPG हो जाएगा ये। ठीक है, 3 BPG या 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट, उसके बाद में 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है, उसके बाद में 2 PG, फिर फॉस्फोइनोल पायरुवेट और फिर पायरुविक एसिड, लास्ट में कंप्लीट पायरुविक एसिड में कन्वर्जन हो जाएगा इसका। ठीक है, तो अब स्प्लिटिंग तक थे हम यहाँ पर,
स्प्लिटिंग होने के बाद में एल्डोज एंजाइम काम करेगा। इस फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट की स्प्लिटिंग होगी, जब इसका टूटेगा ब्रेक डाउन होगा, ये 2 में कन्वर्जन होगा इसका। पहला बनेगा डाईहेप, डाईहेप बनने के बाद में क्या होगा यहाँ पर डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, एक होगी हमारी कीटोनिक शुगर, एक होगी हमारी एल्डोज शुगर। ग्लूकोज क्या है हमारा, एक एल्डिडिक शुगर है, लेकिन मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ग्लूकोज को हम 2 में कन्वर्ट कर सकते हैं, एल्डिडिक शुगर में भी और कीटोनिक शुगर में भी। देखो होता बच्चों ये है कि जो हमारे जो एल्डिहाइड ग्रुप है, ये एल्डिहाइड ग्रुप का ब्रेक डाउन होता है, CO2 रिलीज हो जाती है और एसिड में कन्वर्जन हो जाता है इसका, ठीक है। अल्कोहल में भी सेम होता है, अल्कोहल भी हमारे कीटोनिक शुगर में कन्वर्जन हो सकता है पॉसिबल, ठीक है। इसमें 2 प्रोटॉन लिए जाते हैं, यानी कि हाइड्रोजन लिया जाएगा, हाइड्रोजन लेकर के हमारा जो NAD पॉजिटिव है वो NADH में कन्वर्जन हो जाएगा उसका, और एक हाइड्रोजन आयन या एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। आपको इतना ध्यान रखना है कि जो ग्लूकोज है हमारा, ये शुगर जो है हमारा, इसमें ऑक्सीजन का कहीं भी स्टेप में यूज़ नहीं हो रहा है, लेकिन इसमें ऑक्सीडेशन हुआ है। अब ऑक्सीडेशन का ये मतलब मत समझना आप कि ऑक्सीजन का लेना ही ऑक्सीडेशन होता है, नहीं, इलेक्ट्रॉन का निकलना, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी क्या होता है हमारा, ऑक्सीडेशन होता है। तो यहाँ तक हमारा क्या है, इस स्टेप तक मैं आपको बताता, थर्ड स्टेप, इसमें कोई भी एनर्जी का यूटिलाइजेशन नहीं हुआ है ना, इन्वेस्टमेंट हुआ है, इसमें रिलीज़ नहीं हुई, कोई भी ATP का रिलीजिंग नहीं हुआ। और जब ATP का रिलीजिंग होगा तो वो कहाँ होगा, नेक्स्ट स्टेप्स में होगा। अब देख रहे हो आप, ये यहाँ पर 4th स्टेप आ गया, स्प्लिटिंग हो गई, फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड बना PgAl, फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड PgAl, ठीक है। इसके 2 मॉलिक्यूल बनेंगे 3 कार्बन के। अभी जो 6 कार्बन कंटेनिंग शुगर थी हमारी, ये जो हमारी 6 कार्बन कंटेनिंग शुगर थी, ये हमारी 3 कार्बन कंटेनिंग में कन्वर्ट हो गई, 3 कार्बन ये और 3 कार्बन हमारी ये, ठीक है। तो 3 6 हो गए। कोई भी CO2 का यूज़ यहाँ पर रिलीजिंग यहाँ पर नहीं हुआ, कोई भी रिलीव नहीं हुआ CO2। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि H2O कहाँ रिलीज़ हुआ है, ठीक है। H2O हमारा जो रिलीज़ होता है हमारा, वो लास्ट के स्टेप में 9th स्टेप में H2O रिलीज़ होता है, वो हमारी क्या होती है, डिहाइड्रेशन फेज़ होती है, ठीक है, डिहाइड्रेशन फेज़। जब 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड हमारा कन्वर्ट होता है फॉस्फोइनोल पायरुवेट में, PEP में कन्वर्जन होता है, तो एक H2O मॉलिक्यूल वहाँ पर रिलीज़ हो जाता है। तो वहाँ पर एक एंजाइम काम करेगा, इनोलेज। मैंने आपको बताया, आपको सारे एंजाइम लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। अब जितना मुझे आता है, ज़रूरी नहीं उतना आप सीखो, आपको कोई नीट एग्ज़ाम निकालना है, ठीक है। तो आपको मैंने बताया पहला, तीसरा और 10वां स्टेप, एंजाइम कौन कौन से यूज़ हो रहे हैं, हेक्सोकाइनेज, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज, किस में हुआ फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज, 3rd स्टेप में। 10th वाले में क्या हुआ रहा है, हम क्या यूज़ कर रहे हैं, हम पायरुवेट काइनेज 10th वाले में। ATP का यूज़ कहाँ पर हुआ है, पहले और तीसरे में ATP का अभी तक यूज़ हुआ है। अब उसके बाद में आ गया हमारा PgAl, ठीक है। PgAl हमारा 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड बना। अब PgAl क्या है, फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड है। अब ये फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड जब 6th स्टेप आएगा, 4th स्टेप, ये भी 4th स्टेप है हमारा, ठीक है, ये भी 4th स्टेप है, ये भी 4th स्टेप है। अब ये जो कन्वर्जन है डाईहेप से PgAl, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट से फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड में जो कन्वर्जन हुआ है, तो ये हमारा एक एंजाइम होता है ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमेरेज। तो ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमेरेज की हेल्प से हम कन्वर्ट कर रहे हैं इसको फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल्स में, ओके। अब फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड के जो 2 मॉलिक्यूल्स है, अब इसका जो कन्वर्जन हो रहा है हमारा 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरिक एसिड या ग्लिसरेट में। देखो ग्लिसरिक एसिड ग्लिसरेट में कन्फ्यूज नहीं करना आपको। ग्लिसरिक एसिड में क्या होता है, ग्लिसरेट में क्या, एक हाइड्रोजन आयन निकल गया तो ग्लिसरेट हो गया, जैसे एसिटेट है, हाइड्रोजन निकल गया तो एसिटेट आयन हो गया, और हाइड्रोजन उसने अपटेक कर लिया, वाटर में जाकर डिसोल्व हो गया, तो वो क्या हो गया हमारा, एसिड में कन्वर्जन हो गया, ग्लिसरिक एसिड बन गया वो। तो ग्लिसरेट बोल दिया मैंने इसको, BPG बोला, 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड, ठीक है। या ग्लिसरेट भी बोल सकते हैं हम इसको, या ग्लिसरिक एसिड भी बोल सकते हैं हम इसको। तो 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड से जो कन्वर्जन हुआ है, इसके बीच में क्या होता है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का एडिशन होता है। अब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का एडिशन का मतलब ये है, इसका ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन का मीन्स दैट कि इसमें NAD पॉजिटिव है, वो कन्वर्ट होगा NADH में। मतलब कहने का ये है, यहाँ पर क्या होगा, एक तरीके से NAD पॉजिटिव से जो NADH होगा, यहाँ पर होगा एक ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन की गारंटी क्या है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ग्रुप आकर के अटैच हो रहा है, ठीक है। NAD पॉजिटिव NADH में रिड्यूस हो रहा है। NAD पॉजिटिव ने अपने इलेक्ट्रॉन NADH को दे दिए। इलेक्ट्रॉन अगर दे दिए गए तो क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का रिमूवल, ये ऑक्सीडेशन हुआ है, खुद ही रिड्यूस हो गया। NAD पॉजिटिव फॉर्म वाला जो है ये खुद ही रिड्यूस हो गया। मैंने आपको बताया था ना कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हमारा ऑक्सीडेशन होता है। तो जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल में आपने क्या चीज़ देखी अभी तक, कुछ स्टेप्स में ATP का यूज़ हुआ है, अभी तक ATP का फॉर्मेशन नहीं हुआ है यहाँ पर।
इसमें कोई भी ऑक्सीजन का यूज़ नहीं हुआ यहाँ पर, इसमें कोई भी CO2 यहाँ पर रिलीज़ नहीं हुई है यहाँ पर अभी तक भी, और पूरे ग्लाइकोलाइसिस में कोई भी ऑक्सीजन का यूज़ नहीं होता है यहाँ पर। एक्चुअली में आपने इतनी चीज़ ध्यान रख ली कि जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है इसके जो बॉन्डिंग है बीच बीच में, कार्बन कार्बन के बीच की बॉन्डिंग है, जैसे ये बॉन्डिंग यहाँ से ब्रेक होती है, ये बॉन्डिंग यहाँ से ब्रेक हुआ, ये बॉन्डिंग यहाँ से ब्रेक हुआ, ये बॉन्डिंग में यहाँ से ब्रेक हुआ, इस बॉन्डिंग का यहाँ से ब्रेक हुआ, तो इससे कुछ फ्यू अमाउंट में एनर्जी रिलीज़ होती है। और जो एनर्जी रिलीज़ होती है, एनर्जी मीन्स प्रोटॉन, ये इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन जो हमारा NAD पॉजिटिव ले लेता है, ठीक है, सॉरी ये इलेक्ट्रॉन हमारे NADH को दे दिए जाते हैं, और ये NADH इलेक्ट्रॉन लेने के बाद में ये इतना हाईली इलेक्ट्रॉनाइज हो जाएगा कि ये बाद में ETS में जाएगा, ETS में जा करके माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करेगा और ETS में जाएगा, वहाँ पर उसको बोलेंगे हम एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस बोला जाएगा उस फेज़ को, ठीक है, एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस बोला जाएगा उस फेज़ को। तो वो ETS की जो मेम्ब्रेन है, इंटरनल मेम्ब्रेन, वहाँ पर ऑक्सीजन का यूज़ होता है। ऑक्सीजन का यूज़ होने के बाद में जब ऑक्सीजन वो यूटिलाइज होगा, वहाँ पर ऑक्सीजन का यूज़ होगा, तो ये NADH एक्चुअल में यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हो रहा है, OP बोलते हैं हम इसको। ये जो NADH एक एनर्जी करेंसी है, ये एक तरह से कॉम्बो पैक है एनर्जी का। ये इस NADH से ATP का फॉर्मेशन केवल ETS में की जो मेम्ब्रेन, इंटरनल मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन और जो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है वहीं पर ही पॉसिबल है, अदरवाइज़ इस NADH से ATP का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो इस फेज़ को हम बोलते हैं, NADH जब एंटर करेगा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में और मेम्ब्रेन में, तो मेम्ब्रेन से ATP रिलीज़ करेगा, तो उस फेज़ को हम क्या बोलेंगे, हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन बोलेंगे। वहाँ पर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में क्या होगा, CO2 का रिमूवल होता है, ठीक है, डीकार्बोक्सिलेशन होता है, ऑक्सीजन अपटेक कर ली जाती है, CO2 रिलीज़ कर ली जाती है, डीकार्बोक्सिलेशन। उस फेज़ को हम बोल सकते हैं ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, ठीक है। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन आपको समझ में अभी बाद में आएगा, वो क्रेब्स साइकिल में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो इतना ध्यान रखो, NAD पॉजिटिव, NADH जो बनाया ये इसने क्या किया, NADH ने इलेक्ट्रॉन, ये एनर्जी करेंसी हो गया, और ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स किससे लिया इसने, ग्लूकोज से लिया। ग्लूकोज से इलेक्ट्रॉन लेकर के NADH हाईली इलेक्ट्रोनाइज हो गया, एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। अब इतना ज़्यादा एनर्जी बन गया इसमें यहाँ पर कि 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट बना लिया इसने, मतलब 2 फॉस्फोरेटेड ग्रुप दोनों जगह आ गए। जो हमारा फॉस्फोग्लिसरेट था या ग्लिसरिक एसिड था, उसने पहले कार्बन पे भी और थर्ड कार्बन पे भी फॉस्फेट ग्रुप आकर के अटैच कर लिया, 2 फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो गए। और जब ऐसी सिचुएशन आएगी तो यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन आकर के एंटर करेंगे, यहाँ पर भी क्या करेंगे, 2 हाइड्रोजन आकर के एंटर करेंगे। देखो इसमें होता क्या है, इसमें ये होता है जब ये NADH होता है, NAD पॉजिटिव जब एंटर करेगा किसमें, NADH में, तो एक H पॉजिटिव आयन निकल जाएगा। और जब एक H पॉजिटिव आयन निकलेगा तो 2 प्रोटॉन एंटर करेंगे, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन एंटर करेंगे। आप कंफ्यूज ना हो तो मैं इसको पॉजिटिव साइन को यहाँ पर हटा देता हूँ, ठीक है। ये कहाँ से आएंगे, ये कहाँ से आएंगे बताओ, ये प्रोटॉन, ये इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में रहते हैं यहाँ पर, ये कहाँ पर रहेंगे, इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में। और इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएंगे, ये आएंगे ग्लूकोज की जो बॉन्डिंग है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्डिंग है, उसके बॉन्ड को ब्रेक करने से जो एनर्जी रिलीज होती है, ये जो फॉस्फेट है, ट्राईफॉस्फेट से 1 फॉस्फेट, 2 फॉस्फेट, 3 फॉस्फेट, ये फॉस्फेट ही आकर के अटैच करते हैं इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में, और ये NADH फॉर्मेशन होता है यहाँ पर। अब ये NADH जा करके कहाँ पर जाएगा, ये हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन के अंदर, और वहाँ पर ये ATP फॉर्म करेगा। और कितनी ATP बनाएगा, 3 ATP बनाएगा। क्यों बनाएगा 3 ATP, क्योंकि 3 हाइड्रोजन रिलीज़ करेगा, 2H पॉजिटिव, 2H पॉजिटिव और 2H पॉजिटिव। और 3 हाइड्रोजन रिलीज़ करने के बाद 3 ही क्या करेगा, ये CO2 को रिलीज़ करेगा। तो मैं बाद में क्रेब्स साइकिल में आपको एक्सप्लेन करूँगा, अभी आपको केवल ये समझना है। इसमें यहाँ पर क्या है, एक ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमेरेज एंजाइम काम करेगा और PGL बनाएगा, 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, जो कि इसके भी 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। क्यों बनेंगे, यहाँ से रिएक्शन डबल हो जाएगी। डबल क्यों होगी, क्योंकि एक तो देखो ये बनाया फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट से क्या बना, PGAL बन गया। अब इस PGAL के बनने के बाद में क्या होगा, ये तो PGL टूट ही रहा है, NADH बन रहा है 1, लेकिन अब ये भी इसमें कन्वर्ट होगा, फिर रिएक्शन होगी, तो मतलब इसका भी ब्रेक डाउन होगा, एक NADH बनेगा। और यहाँ पर फिर 7th स्टेप के बाद किस में स्टेप में बनेगा, 7th वाले स्टेप में ATP बनेगा, 7th में, और हमारे 10th स्टेप में ATP बनेगा। एक ATP बनेंगे, लेकिन जब क्या होगा, ये PGAL से जब टाई है फिर से ब्रेक डाउन होगा, फिर एक NADH
और बनेगा और ATP भी 2 बार बनेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ से रिएक्शन डबल होगी। आप इसको अगर ध्यान ना रखें, इसी को आप डबल कर दो, क्योंकि इंटर कन्वर्जन हो रहा है यहाँ पर, म्यूटल रोटेशन हो रहा है यहाँ पर, आइसोमेराइजेशन जो हो रहा है यहाँ पर, आइसोमेराइजेशन जो हो रहा है ये पोजिशनल आइसोमेरिज्म में आपने स्टडी किया होगा, आइसोमेरिज्म में, या फिर हमारा जो है इनोलिक फॉर्म, कीटोनिक फॉर्म जो कन्वर्जन होता है हमारा ग्लूकोज टू फ्रक्टोज, वो हम इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें ये वही यहाँ पर ये चीज़ काम कर रही है। तो BPGL से कन्वर्जन हो रहा है 1,3-bis फॉस्फोग्लिसराइड में। एंजाइम कौन काम कर रहा है, फॉस्फोग्लिसराइड डिहाइड्रोजिनेज। देखो डिहाइड्रो क्यों कहा इसमें, डिहाइड्रो मतलब इसमें डिहाइड्रोजन, हाइड्रोजन इसमें क्या हुआ है, रिलीज़ हुआ है कि अपटेक हुआ है, बताओ सोच करके। हाइड्रोजन इसमें ऑक्सीजन लेना, हाइड्रोजन का निकलना, हाइड्रोजन निकला है, और हाइड्रोजन किसने ले लिया, वो NADH ने ले लिया, वो हाइड्रोजन निकला हुआ। हाइड्रोजन जो रिलीज़ हुआ था वो NADH में कन्वर्जन हो गया, मतलब हाइड्रोजन का लेना, डोनेशन, वो भी ये रिडक्शन, ये रिड्यूस हो गया ना, ये फॉर्म रिड्यूस हो गई तो रिडक्शन हो गया यहाँ पर। लेकिन ये जब इसमें इस प्रोसेस में क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, प्रोसेस में ऑक्सीडेशन हुआ है, इसका रिडक्शन हुआ है। रिडक्शन होने पे हाइड्रोजन इसने अपटेक कर लिया, ठीक है। हाइड्रोजन का लेना, ऑक्सीजन का लेना, ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन का लेना, रिडक्शन, या हाइड्रोजन का निकलना, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का लेना, ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन का निकलना, ऑक्सीडेशन, ठीक है। इतना आप ध्यान रखना। अब 1,3-bis फॉस्फो BPG आप ऐसे लर्न कर लो उसको, लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है ना LPG, तो LPG ने कर B कर दो वहाँ पर, BPG, ठीक है। तो बिस फॉस्फो ग्लिसरील्डिहाइड या ग्लिसरिक एसिड। फिर इसके बाद में क्या होगा, ATP का फॉर्मेशन होगा 7 स्टेप में, और 10 स्टेप में ATP का फॉर्मेशन होगा। एक ATP बनेगी, लेकिन अब होता क्या है, यहाँ से रिएक्शन डबल हो जाती है, तो 2 ATP हम काउंट कर लेंगे। 2 ATP काउंट कर लिया हमने यहाँ पर, 7th वाले स्टेप में ATP बनाया, 10th स्टेप में ATP बनाया, तो 2 ही बनेंगे, 2 ये बनेंगे, 2 ये बनेंगे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये 2 बन जाएंगे यहाँ पर, 2। लेकिन अब होता क्या है, इसमें ATP 2 यूज़ भी हुए हैं, तो 2 ATP यहाँ पर कैंसिल आउट हो गए। 2 ATP कितने बने हैं कि 2 ही ATP हम काउंट करेंगे यहाँ पर, 2 ATP काउंट करेंगे और 2 ही NADH काउंट करेंगे, क्योंकि रिएक्शन यहाँ से डबल हुई है। एक बना है लेकिन 2 काउंट करेंगे हम इसको कितना काउंट करेंगे, 2 काउंट करेंगे। ये जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो एंटर कर रहा है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी 2 ही एंटर कर रहे हैं, और ये भी 2 ही बन रहे हैं NADH, ठीक है। एक NADH 3 ATP के इक्वल होगा, एक्चुअली में 2.5 के इक्वल होता है, लेकिन फिर भी हम इसको 3 ATP में हम उसको बोल सकते हैं, ठीक है। 3 ATP में हम इसको 3 ATP माना जाता है NCERT के अकॉर्डिंग। तो अब इसमें अगर मैं बात करूँ यहाँ पर किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पहले मैं इसको कंप्लीट कर लेता हूँ। 3 फॉस्फोग्लिसराइड से क्या बना, 3PG मतलब ऐसे लर्न कर लो आप, पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर 2PG सेकेंड पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर उसके बाद PEP फॉस्फेनॉल पायरुवेट, और फिर लास्ट में PA पायरुविक एसिड या पायरुवेट जो है हमारा कन्वर्ट हो जाएगा पायरुविक एसिड में, है ना। PEP फॉस्फेनॉल पायरुवेट। जब फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से 2PG से फॉस्फेनॉल पायरुवेट में कन्वर्जन होगा, तो यहाँ पर क्या होता है, डिहाइड्रेशन होता है, पानी का एक मॉलिक्यूल निकलेगा। और जब एक पानी का एक मॉलिक्यूल निकलेगा, अब रिएक्शन डबल हो रही है, तो 2 पानी के मॉलिक्यूल निकल जाएंगे ऑब्वियसली, है ना। 2 पानी के मॉलिक्यूल निकलेंगे यहाँ से। एंजाइम कौन सा काम करेगा, एंजाइम हमारा काम करेगा, इनोलेज एंजाइम काम करेगा। उतना आपको लर्न नहीं करना, इतना पूछा नहीं जाता। 3 ही एंजाइम पूछे जाते हैं मोस्टली, पहला, तीसरा और 10वां। और एक आप 6 वाला जो एंजाइम है ये भी लर्न कर लेना, फॉस्फोग्लिसरेट डिहाइड्रोजिनेज। 6 वाले स्टेप को भी लर्न करना है एंजाइम को, फॉस्फोग्लिसरेट डिहाइड्रोजिनेज। एंजाइम पूछा नहीं जाता, अभी तक तो नहीं पूछा गया, जो ये है ऐसा नहीं पूछा गया अभी तक भी, फिर भी आप इसको ध्यान रखिएगा। 6 स्टेप इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर NADH का फॉर्मेशन हुआ है, और एक नहीं 2 NADH का फॉर्मेशन हुआ है, 2 ही इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड हुए हैं, ठीक है। ऑक्सीडेशन हुआ है इस वाले स्टेप में, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ है। ऑक्सीडेशन अभी तक यहाँ पर कहीं ऑक्सीडेशन नहीं हुआ, यहाँ ऑक्सीडेशन हुआ है, ठीक है ना। इस स्टेप में ऑक्सीडेशन हुआ है। आगे फिर ATP के फॉर्मेशन होगा 7 में, और 10 में ATP का फॉर्मेशन होगा। 9 वाले स्टेप में वाटर निकलेगा। वाटर निकलने के बाद में अब ओवरऑल की बात करें अगर इसमें हम, आपको मैंने क्लियर कर दिया पायरन टू फ्यूरानोज रिंग, मैंने क्लियर कर दिया आपको। मैंने आपको ऑब्लिगेट एक चीज़ और क्लियर करना है, ऑब्लिगेट एनारोब, ऑब्लिगेट एरोब्स क्या होते हैं। ऑब्लिगेट और फैकल्टेटिव NCERT में दिया है। ऑब्लिगेट का मतलब है कोई ऑप्शन नहीं है, एविकल्प कोई ऑप्शन नहीं, और कैसा है एनएरोबिक। एनारोबिक का मतलब विदाउट ऑक्सीजन सर्वाइविंग, विच बैक्टीरिया सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन बट
प्रेजेंस ऑक्सीजन दे किल्ड। एक्चुअल में ऑक्सीजन की जो एटमॉस्फेयर में कंसंट्रेशन है वो 20% अराउंड है। अगर कंसंट्रेशन मोर देन 5% हो गया तो ये जो ऑब्लिगेट एरोब्स होते हैं ये डैमेज हो जाते हैं, डेड हो जाती है, डेथ हो जाती है इनकी। ज़्यादा ऑक्सीजन कंसंट्रेशन को सर्वाइव नहीं कर सकते, इनको बोलते हैं ऑब्लिगेट एनारोब्स। ये मैं आपको इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि जो पायरुविक एसिड है ये जो स्टेप है हमारा ये कम्प्लीटली कहाँ हो रहा है, हमारा साइटोप्लाज्म में हो रहा है। ठीक है, ये साइटोप्लाज्म में होगा, ये स्टेप कॉमन स्टेप होता है। प्रोकैरियोट में यूकैरियोट में दोनों में कॉमन होगा स्टेप ये हमारा। बैक्टीरिया में यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स है, बैक्टीरिया वगैरह फंगस में, और या यूकैरियोट में जो साइटोप्लाज्म है उसमें ये कॉमन स्टेप है। इसमें कोई ऑक्सीजन का यूज़ नहीं है लेकिन ऑक्सीडेशन यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, दूसरा एक और होता है फैकल्टेटिव एनारोब्स। इसमें क्या होगा, ये एनारोब का मतलब फैकल्टेटिव, झूठा है ना, ये झूठा बना हुआ है दिखाने के लिए एनारोब बना हुआ है। एक्चुअली में ये एरोबिक्स होते हैं बट ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये सर्वाइव कर सकते हैं, मतलब एज वेल एज सर्वाइविंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बट कम्प्लीटली सर्वाइव इन एरोबिक। ठीक है, ऑक्सीजन की अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो भी ये सर्वाइव कर सकते हैं, ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी सर्वाइव कर सकते हैं। तो दो वर्ड ध्यान रखना आप, ये एनसीईआरटी में दिया है, ऑब्लिगेट एरोबिक और फैकल्टेटिव एरोबिक्स। तो ये ग्लाइकोलिसिस आपका यहाँ पर कन्वर्ट कंप्लीट हो गया है। तो इसमें देखिए कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम नीट के अंदर। नीट में जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं नंबर ऑफ एटीपी इन एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस, नंबर ऑफ एटीपी इन ग्लाइकोलाइसिस। अगर एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस आ गया तो ये एनएडीएच आपको कंबाइंड करने होंगे, ऐड करने होंगे, क्योंकि ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन अपटेक करने के बाद में यहाँ पर क्या हो रहा है, बताओ। एनएडीएच जब ऑक्सीजन को अपटेक करेगा तो एटीपी का यूज़ करेगा। तो अगर एरोबिक वर्ड आ गया, इसमें कहीं भी ऑक्सीजन यूज़ नहीं हुई, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा, ऑक्सीजन यूज़ करेगा तो वहाँ पर एटीपी बनाएगा। तो एरोबिक में इसको यूज़ करना है तो 2 बनेंगे, तो 6 एटीपी होगा, 3 × 3 6 एटीपी हुआ। अब 6 एटीपी के बाद 2 एटीपी आपको ये भी काउंट करने हैं क्योंकि डबल हो रिएक्शन, एक बना है। ठीक है, एक क्रॉस हो गया, 2 से 2 क्रॉस हो गया, 2 एटीपी बने हैं, तो 6 + 2 8 एटीपी आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नंबर ऑफ एटीपी इन एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस 6 एटीपी, वो 8 एटीपी, 6 + 2 8 एटीपी। अगर पूछता है नंबर ऑफ एटीपी इन ग्लाइकोलाइसिस ओनली तो आपको आंसर देना है 2 ओनली। केवल इन ग्लाइकोलाइसिस पूछा जाएगा तो उसमें एरोबिक का नहीं जिक्र किया, तो यहाँ पर कितना हो रहा है इसको आपको छोड़ देना है। 2 एटीपी ये बन रहे हैं, 1 एटीपी ये, 1 एटीपी ये, तो 4 एटीपी हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन ये जो स्टेप है हमारा, ये स्टेप में हम इसमें केवल 2 से 2 कट जाएंगे, केवल 2 ही बचेंगे यहाँ पर। ये 2 एटीपी बने यहाँ पर केवल रिमेन रहेगा। ठीक है, ये रिमेनिंग हो जाएगा 2 एटीपी। अब उसके बाद में इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है नंबर ऑफ एटीपी इन एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस। एनारोबिक में आंसर भी हमारा क्या हो जाएगा, 2 एटीपी इसका आंसर होगा, क्योंकि ये एसएलपी का पार्ट है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन का पार्ट है। मैंने आपको एसएलपी ओपी क्लियर कर दिया था स्टार्टिंग में ही। एसएलपी सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होता है, डायरेक्ट जो एटीपी बनती है। देखो, जब हायर अमाउंट में एनर्जी बनती है तो लोअर अमाउंट में एनर्जी का जब कन्वर्जन होता है तो डायरेक्टली जो एनर्जी बनेगी वो एटीपी की फॉर्म में बन जाएगी। हायर टू लोअर में डायरेक्ट एनर्जी जो बनेगी उसको हम बोलेंगे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। एक होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ओपी। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में क्या करेंगे हम स्टडी, जो हमारा जो एनएडीएच बना है ये ओपी है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है। ये जाएगा हमारे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, फिर माइटोकॉन्ड्रियल इंटर मेम्ब्रेन में, फिर इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में जाएगा, वहाँ पर ईटीएस ईटीएस में इलेक्ट्रॉन पास आउट होंगे। जो हमारे कॉपर कंटेनिंग, आयरन कंटेनिंग जो प्रोटीन्स हैं वो हमारे क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन कन्वर्जन का काम करते हैं, इलेक्ट्रॉन पासिंग का काम करते हैं, जो इसीलिए इसको ईटीएस बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कौन करता है, जो वेरिएबल नंबर, जो हाई मेटलिक कंपाउंड्स होते हैं कॉपर में, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होने की वजह से इलेक्ट्रॉन को पास कर देते हैं, वन टू अनदर पास कर देते हैं। तो वो मैं जब आपको वहाँ पर ईटीएस एक्सप्लेन करूँगा तो मैं बताऊँगा। तो यहाँ पर NADH ही क्या करता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये ATP में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसका एक और है, फाइनली इसमें पूछा जाता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें जो आपका है नेट प्रोडक्ट क्या बना है। नेट प्रोडक्ट में आपने क्या देखा, 2 ATP बने हैं, इसमें 2 ATP बने हैं, ये 1 और 2, तो डबल चलेगी तो 2 ATP का फॉर्मेशन हो गया। 2 ATP बनेंगे, 2 NADH बनेगा और 2 ही पायरुविक एसिड बनेंगे, ये 2 बनेंगे। यहाँ से रिएक्शन डबल होगी तो ये 2 बनेंगे। ठीक है।